और चलिए वर्ल्ड नाउ की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो कि मिडिल ईस्ट से है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन तक सीमित नहीं रही। अब यह लड़ाई उस मोड़ पर खड़ी है जहां से लौटना नामुमकिन हो सकता है। ये जो तमाम तस्वीरें आ रही है वो ये बता रही है कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में जंग के बाद सिर्फ और सिर्फ विस्फोट नजर आता है, धुआं नजर आता है, बिखराव नजर आता है। जहां जहां पर भी नजर जाएगी वहां वहां इस तरीके से विस्फोट किया जा रहा है। ये तमाम शहरों का हाल हो गया है मिडिल ईस्ट में। हर जगह सिर्फ और सिर्फ जलते हुए कैमरे में कैद की जा रही है। सिर्फ ईरान का हाल ये नहीं है, मिडिल ईस्ट की सब कंट्री का हाल ये हो गया है। अब दावा ये है कि परमाणु हथियारों की तैयारी शुरू हो चुकी है इन सबके बीच में। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, दूसरी तरफ उसके सामने डटा हुआ ईरान। ईरान में जो भूकंप आया उसको न्यूक्लियर टेस्ट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यह भूकंप अमेरिका के हमले वाला भूकंप नहीं, यह भूकंप न्यूक्लियर टेस्ट वाला है जो 4.3 तीव्रता का था। चलिए पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट क्या था। ईरान इन दिनों युद्ध की आग में झुलस रहा है, ये हर कोई जानता है। और इसके साथ अगर बात की जाए इजराइल यूएस के हमलों से स्थिति क्या है, तो वह स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। 3 मार्च को दक्षिणी ईरान के गैराश इलाके में बताया गया कि भूकंप आया है और इस इलाके में 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। यह भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर नीचे आया था और इसी भूकंप को अब न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़ करके देखा जा रहा है। ईरान में बीते 15 दिन के भीतर यह दूसरा भूकंप है, दूसरा। दोनों भूकंप की गहराई, तीव्रता लगभग एक जैसी है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि क्या यह न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी हो रही है, न्यूक्लियर परीक्षण किया जा रहा है, जिस वजह से ये मैन मेड भूकंप बार बार वहां पर धरती को हिला रहे हैं। तो क्या अमेरिका जो नहीं चाह रहा था वही हो गया है? ईरान में आए भूकंप की टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया है, यह भूकंप कहीं उसका असर तो नहीं है। वैसे भी ईरान लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करने की फिराक में है। हर कोई जानता है कि उसके पास 60% संवर्धित यूरेनियम है और 60 से 90 पहुंचना बड़ी बात नहीं है, 60% तक पहुंचना बड़ी बात थी। जहां वो पहले ही पहुंच चुका है, 440 किलोग्राम रख करके बैठा हुआ है। अब उसने कहीं उस यूरेनियम को 60 से 90% पहुंचा करके अपना परमाणु हथियार तो नहीं बना लिया, जिसका वो परीक्षण बार बार कर रहा है। अमेरिका यही होने नहीं देना चाहता था दरअसल, तभी तो उसने 28 फरवरी को ईरान पर अटैक किया, खामनेई को मारा। तो क्या ईरान ने वो कर लिया जैसे वो वर्षों से चाहता था? अमेरिका सालों से कहता है कि ईरान कभी न्यूक्लियर ताकत नहीं बन पाएगा और अभी भी यही कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि हम कभी भी ईरान को न्यूक्लियर पावर स्टेट कंट्री नहीं बनने देंगे। लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वो वॉशिंगटन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जानकारों का मानना है कि ईरान अब न्यूक्लियर ब्रेकआउट से बस एक कदम दूर है और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान का एटमी सेंटर आखिरकार कहां पर है, जहां यह बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। तो सबसे पहले बात हम नतांज की करेंगे, इसके बाद आता है फोर्डो, इसके बाद इस्फहान, बूशहर में भी इन्होंने बनाया हुआ है, अराक, डॉर्कोविन, तेहरान रिसर्च सेंटर। ये तमाम जगह हैं जिसे लेकर के IAEA की तरफ से भी कहा गया है कि यहां से रिसाव का खतरा बढ़ गया है और ये रेडिएशन कभी भी यहां से फैल सकता है। अमेरिका ने यहां पर जो बमबारी की उसकी वजह से IAEA की तरफ से ये बयान दिया गया। इन ठिकानों पर अमेरिका इजराइल ने हमला किया, लेकिन क्या ईरान ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है, जबकि परमाणु कार्यक्रम कहीं और चल रहा था? यूं तो मिडिल ईस्ट में ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों से तनाव का केंद्र रहा है, पर अब ये खुलेआम युद्ध की शक्ल ले चुका है। इजराइल और अमेरिका की हालिया स्ट्राइक्स ने नतांज जैसी प्रमुख सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान का कार्यक्रम पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। कि अगर ये मान करके बैठा है अमेरिका और इजराइल कि उसने इतने बड़े हमले करके ईरान को दहला करके उसे सबक सिखा दिया, उनकी पूरी सत्ता उखाड़ करके टॉप लीडर्स को मौत में झोंक करके अगर सब कुछ बदल गया है, तो ऐसा नहीं है। ईरान की तैयारी अभी भी चल रही है और वही परमाणु हथियार बनाने की तैयारी चल रही है। ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर साइट नतांज पर हाल ही में भारी क्षति हुई है।
1 और 2 मार्च 2026 को लिए गए सैटेलाइट इमेजेस से यह पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कम से कम 2 छोटी बिल्डिंग्स को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं। एक दिन पहले तक की जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें नतांज बिल्कुल सुरक्षित नजर आता है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लामी ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिख करके अमेरिका और इजराइल पर 2 हमलों का आरोप लगाया है। ये एक जो नुकसान हुआ था वो जून 2025 के युद्ध के बाद भी हुआ था, जब इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने नतांज, इस्फहान, फोर्डो जैसी साइट्स को निशाना बनाया था। अमेरिका ने दावा किया कि कार्यक्रम ऑब्लिरेट यानी खत्म हो गया है, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं कि ईरान पुनर्निर्माण कर रहा है। ये 2025 वाली बात हम कर रहे हैं। उसके बाद फरवरी 2026 में अमेरिका की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लॉयन फिर से न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स को टारगेट करते हुए नजर आता है, जिसकी तस्वीरें 1 और 2 मार्च को सामने आती है। इस दौरान IAEA का अनुमान है कि ईरान के पास 440 किलो 60% यूरेनियम स्टॉक है, जो 10 बम बना सकता है, बम परमाणु बम वाले। लेकिन इसकी लोकेशन अज्ञात है। किसी को नहीं पता है कि आखिरकार ये 440 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान ने छिपा के कहां रखा हुआ है। नतांज ईरान का मुख्य संवर्धन केंद्र था, जहां हजारों सेंट्रीफ्यूज लगे हुए थे, लेकिन हमले के बावजूद IAEA को इंस्पेक्शन में बाधाएं आ रही हैं। IAEA ने यह तुरंत कहा भी था जब जिनेवा में बातचीत चल रही थी कि हम इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि कितना खतरा इस संवर्धित यूरेनियम से हो सकता है, क्योंकि ईरान ने नए अंडरग्राउंड बंकर्स बना लिए हैं जो हमलों से पूरी तरीके से सुरक्षित है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमला ना होता तो ईरान का कार्यक्रम महीनों में इम्यून हो जाता, क्योंकि ये तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। 2025 में ईरान ये समझ गया था कि उसे अपने लिए परमाणु हथियार बनाने पड़ेंगे, वरना अमेरिका और इजराइल मिल करके उसे मिटा देंगे। और आज वही हो रहा है। टॉप लीडरशिप को खत्म करके उस जगह पर जो कोई बैठने की कोशिश करता है उसे मार गिराया जा रहा है। इसीलिए वो जल्द से जल्द इस परमाणु परीक्षण को पूरा करके इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं। यह बताया गया कि जून 2025 के हमलों के बाद ईरान ने नए साइट्स बनाए जो मिसाइल्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम को सुरक्षित कर देते हैं। नेतन्याहू ने इसे क्विक एंड डिसाइसिव बताया, कहा कि ये रिजीम चेंज यानी ईरान की सत्ता के पतन की स्थितियां पैदा करेगा, और ये हो गया। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप का लक्ष्य ईरान का माइंडसेट बदलना है ताकि वे कभी न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। माइंडसेट बदलने के लिए इतने बड़े हमले कर दिए इन्होंने। जून 2025 के हमलों को सफल बताया गया। कहा गया कि नेगोशिएशन नाकाम रही क्योंकि ईरान नहीं माना। यूएस स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने खुलासा किया कि ईरानी नेगोशिएटर्स ने दावा किया था कि उनके पास 460 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो 11 बम बना सकता है। ये वही व्यक्ति है जो लगातार अमेरिका की तरफ से पेश हो रहे थे मध्यस्थता वार्ता करने के लिए अब्बास अराक्ची के साथ। ट्रंप प्रशासन ने इसे रोकने के लिए स्ट्राइक्स किए हैं। CFR के अनुसार इजराइल ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना जाता है क्योंकि न्यूक्लियर ईरान मिडिल ईस्ट को डेस्टेबलाइज करेगा। अमेरिका ने JCPOA से 2018 में बाहर निकलने के बाद सैंक्शन लगा दिए थे और 2026 में ओमान में बातचीत हालांकि शुरू हो जाती है। अब ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्या है, चलिए वो आपको समझाते हैं। बात 1950-1970 से शुरू करते जहां ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया था। अब समझिए, अमेरिका ही वो था, पश्चिमी देश ही वो थे जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरू करवाने वाले सबसे शुरुआती दौर के साथी थे जिन्होंने आज हमला किया है। उसके बाद 1979 का दौर आता है। ईरानी क्रांति के बाद कार्यक्रम धीमा पड़ जाता है, एकदम से बदलाव होता है, रिजीम चेंज होती है। 2002 नतांज और अराक में गुप्त परमाणु स्थलों का इस दौरान खुलासा हो जाता है कि यह धीमा पड़ा था लेकिन बंद नहीं किया गया था कार्यक्रम। 2015 आता है JCPOA ईरान परमाणु समझौता इस दौरान होता है, ये वही साल था। 2018 में अमेरिका ने समझौते से बाहर निकल करके कठोर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका को पसंद नहीं आया और उसने प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका के हिसाब से, क्योंकि चीजें नहीं थी।
2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थलों पर बमबारी शुरू कर दी और उसकी तस्वीरें बार बार दिखाई भी गई, अमेरिका की तरफ से जारी की गई कि नतांज, इस्फहान, फोर्डो सब कुछ हमने मिटा करके राख कर दिया है। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि नतांज को नुकसान पहुंचा है। ये IAEA की तरफ से कहा गया है, ईरान से कोई बोलने के लिए है नहीं। अमेरिका इस पर अभी कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन IAEA की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि नतांज, इस्फहान, फोर्डो समेत 7 न्यूक्लियर सेंटर है जहां से खतरा बढ़ गया है कि रिसाव होगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950 के दशक में शाह के समय एटम्स फॉर पीस के तहत अमेरिकी मदद से शुरू हुआ था। 1989 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सस्पेंड हुआ, लेकिन 1980 के दशक में ईरान इराक वॉर में केमिकल अटैक्स के बाद इसे रिवाइव किया गया। ईरान इसे पीसफुल बताता है। वो हमेशा ये कहता है कि वो शांति के लिए इसका इस्तेमाल करेगा, कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन वेस्टर्न एनालिस्ट्स कहते हैं कि ये वेपन रिसर्च है। इसके पीछे ईरान का मकसद इजराइल के न्यूक्लियर आर्सेनल और अमेरिकी थ्रेट्स के खिलाफ खुद को मजबूत करना है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल है जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन से वे रीजनल पावर बनेंगे। प्रॉक्सीज कौन कौन से? हिजबुल्ला और हूती, उसे ये स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अब हिजबुल्ला और हूती कब कौन सी मिसाइल छोड़ दें, कब कौन सा परमाणु हथियार छोड़ दें, इन्हें काबू कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये वैसे भी आतंकवादी ग्रुप्स हैं। इन पर किसी की सत्ता नहीं चलती, ये किसी की बात नहीं सुनते हैं। और डर यही है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हुआ तो सबसे ज्यादा जो शक्ति मिलेगी वो हिजबुल्ला और हूती को मिलेगी, क्योंकि हिजबुल्ला और हूती ईरान के ही प्रॉक्सी हैं। IAEA की रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान ने 60% इनरिचमेंट बढ़ाया, जो वेपन्स ग्रेड 90% के करीब है। ईरान के अधिकारी कहते हैं कि कॉर्नर कैट होने पर डॉक्ट्रिन चेंज कर सकते हैं। कॉर्नर कैट यानी घिरी हुई बिल्ली का मतलब यह है कि जब कोई जीव खतरे में गिर जाता है तो वह आक्रामक हो जाता है। ईरान भी तो यही कर रहा है। ईरान आक्रामक भी है, कंफ्यूज्ड भी है कि अमेरिकी बेसिस को नुकसान पहुंचाना, अमेरिकी दूतावास को नुकसान पहुंचाना, उसके अलावा मिडिल ईस्ट में जगह जगह पर हमले करना, ये उसकी आक्रामकता और कंफ्यूजन दोनों दिखाता है। ईरान भी अस्तित्व पर संकट दिखने पर अपनी नीति हालांकि बदल सकता है। अप्रैल 2024 में आपको ले चलते हैं। अप्रैल 2024 में IRGC के न्यूक्लियर सिक्योरिटी कमांड ब्रिगेडियर जनरल अहमद हक्तुल्लाह ने कहा कि अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है, धमकी देता है, तो ईरान अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिवाइज यानी परमाणु नीति संशोधित कर सकता है। यहीं से शुरुआत हुई थी। 2018 में अमेरिका ने बैकआउट किया। 2024 में ईरान की तरफ से इजराइल को धमकी दी गई, इजराइल डर गया, अमेरिका का साथ मांगा, 2025 में हमला किया, 2026 में हमला किया। अप्रैल 2024 के इजराइल पर ड्रोन मिसाइल्स हमले के बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा था, हमारे पास इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी है और जवाबी मिसाइल्स हमले तैयार है। इजराइल के लिए ईरान एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है। नेतन्याहू कहते हैं कि 95% मिडिल ईस्ट की परेशानियां ईरान से है। न्यूक्लियर ईरान सऊदी, UAE जैसे देशों को आर्म्स रेस में धकेल देगा। इनके पास भी नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसीलिए कह रहे हैं कि सऊदी हो, UAE हो, इन देशों को भी ये आर्म्स रेस में पीछे धकेल देगा। हालांकि सऊदी को लेकर के रिपोर्ट्स ये कहती है कि अमेरिका खुद उनसे कह रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन पर काम करिए। दोहरा चरित्र है ये अमेरिका का। इजराइल ने पहले इराक 1981 में, सीरिया 2007 में रिएक्टर्स बम बनाए और इजराइल ने उस वक्त इन्हें चेताया। अमेरिका ईरान को US इंटरेस्ट के खिलाफ मानता है। ट्रंप ने 2018 में JCPOA छोड़ा क्योंकि वे अस्थायी था, 10 से 15 साल बाद खत्म हो जाता और इनरिचमेंट फिर से शुरू हो जाता। ट्रंप इसे कमजोर मानते थे। ट्रंप का दौर वो भी हुआ करता था जब ये सब कुछ बवाल शुरू हुआ था और उससे उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में भी उसी तरीके से एंगेज करके रखा। अधिक से अधिक सैंक्शन लगा दिए। उनका कहना था कि नई डील इंडेफिनिट
यानी हमेशा के लिए होनी चाहिए। उनका लक्ष्य यह है कि कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं हो, मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो जाए, प्रॉक्सी सपोर्ट मिलना बंद हो जाए। ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ईरान ने इनएलिएनेबल राइट मांगी है, लेकिन यूएस ने कहा कि हम तो रोकेंगे। रिजीम चेंज यानी सत्ता में बदलाव से पीस डील्स होगी। रिजीम चेंज को लेकर ईरान में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन होते आए हैं। इस दौरान खामनेई ने हजारों लोगों को मरवा दिया, ये उस पर आरोप भी लगे हैं। ट्रंप ने जनवरी 2026 में से लेकर खामनेई को चेतावनी दी कि ईरान प्रोटेस्टर्स की हत्या बंद करे वरना मिलिट्री एक्शंस लिया जाएगा। आपको याद भी होगा जब एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन ईरान के अंदर हो रहे थे, तब कहा गया था ईरान को अमेरिका की तरफ से कि वो मास किलिंग बंद करे वरना वो किसी को यानी ट्रंप किसी को नहीं बख्शेंगे। ईरान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सरल शब्दों में ये कहता है कि ईरान परमाणु बम या हथियार कभी नहीं बनाएगा। ये खामनेई के फतवे पर टिका है जो इस्लामिक नियमों में आता है। ईरान का दावा है कि उसका प्रोग्राम बिजली और मेडिकल के लिए है। एनपीटी संधि में शामिल होने से उन्हें यूरेनियम संवर्धन 3 से 5% का अधिकार है, लेकिन वे इसमें 60% तक पहुंच गए हैं जो बम के करीब है। न्यूक्लियर बम 90% यूरेनियम एनरिचमेंट के साथ बन जाता है। ईरान ने न्यूक्लियर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, एनपीटी पर, लेकिन 2015 के JCPOA समझौते के बाद उसने कई उल्लंघन भी किए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि ईरान ने पर्शियन और लाविसान शियन साइट्स जैसी जगहों पर गुप्त अनुसंधान किए हैं। डॉक्ट्रिन के अनुसार ईरान का कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के लिए है, ये ईरान का दावा है, लेकिन 60% तक यूरेनियम संवर्धन ने संदेह पैदा कर दिया है। हालिया बदलाव के संकेत मिले हैं जहां ईरानी अधिकारी कहते हैं कि बाहरी खतरों की स्थिति में डॉक्ट्रिन में परिवर्तन संभव है। खामनेई के सलाहकार कमल खराजी ने कहा कि यदि ईरान के अस्तित्व पर खतरा आया तो सैन्य डॉक्ट्रिन बदल दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अनुमति मिलने पर ईरान 1 हफ्ते में ही परमाणु परीक्षण कर सकता है। खामनेई का फतवा ईरान द्वारा दुनिया को परमाणु हथियारों को हराम यानी इस्लामिक नियमों में निषिद्ध के तौर पर बताकर दुनिया भर में प्रचारित किया गया था, लेकिन असल में यह एक फर्जी नैरेटिव है। अटलांटिक काउंसिल के विश्लेषण के अनुसार 2004 में तत्कालीन न्यूक्लियर नेगोशिएटर हसन रूहानी ने यूरोपीय देशों को बताया कि खामनेई ने फतवा जारी किया है जो एनपीटी से ज्यादा मजबूत है। 2003 में इराक इन्वेजन के बाद खामनेई ने कहा हम परमाणु बम नहीं चाहते हैं। 2004 में रूहानी ने ईयू को बताया कि फतवा है, मनाही है, लेकिन खामनेई ने कभी लिखित फतवा जारी नहीं किया है। उनके भाषणों में भी उपयोग को हराम कहा गया। प्रोडक्शन या स्टोरेज पर कोई बात नहीं की गई। उनकी वेबसाइट पर 85% बयानों में सिर्फ उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये द्वंद्व वाली स्थिति है कि बयान ये कहते हैं कि ये बनाना हराम है, लेकिन उनके जो भाषण है उनकी वेबसाइट पर उसमें 85 बयानों में सिर्फ उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो बनाएंगे नहीं तो ध्यान कैसे केंद्रित करेंगे उपयोग पर। ये नैरेटिव 2003 इराक इन्वेजन के बाद शुरू हुआ जब ईरान ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए इसे इस्तेमाल किया। अब अगर बात करें शिया लॉ की, तो शिया कानून में फतवा स्थायी नहीं बल्कि रिवर्सिबल यानी बदलने योग्य है। जैसे 1890 का टोबैको फतवा, अधिकारी जैसे अली 2021 में उन्होंने कहा कॉर्नर कैट अलग व्यवहार करेगी। शियालों में फतवा रिवर्सिबल है, जो कह दिया है उसे पलटा जा सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि खामनेई कल स्टॉस चेंज कर सकते हैं, बीते हुए कल की बात है। ये पॉलिटिकल टूल है, जैसे 1890 के दशक में तंबाकू फतवा जारी हुआ था, उसी तरीके से। तंबाकू फतवा की कहानी ऐसी है कि काजर सत्ता में नासिर अल-दीन शाह ने 1890 में ब्रिटेन को तंबाकू व्यापार का एकाधिकार दिया। इसके बाद धर्मगुरु मिर्जा हसन शिराजी ने दिसंबर 1891 में फतवा जारी किया। तंबाकू का उपयोग इमाम मेहदी के खिलाफ युद्ध है, उनकी तरफ से ये कहा गया।
इसके बाद लाखों ईरानियों ने तंबाकू पीना बंद कर दिया। परिणाम में ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई और जनवरी 1892 में फतवा वापस लेना पड़ गया और फिर से धूम्रपान वापस से शुरू हो गया। खामनेई के न्यूक्लियर फतवे को इसी तरीके से रिवर्सिबल बताया गया था। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1957 में अमेरिका की मदद से ही शुरू हुआ था, जब शाह के समय एटम्स फॉर पीस योजना के तहत सहयोग हुआ। इसी पीस की दुहाई बार बार ईरान की तरफ से दी जाती है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो पीस के लिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट 1957 से था। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद यह कार्यक्रम निलंबित हो गया, लेकिन 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान इसे फिर से पुनर्जन्म मिला। 2000 के दशक में नतांज और फोर्डो जैसी गुप्त साइट्स का खुलासा होने पर IAEA ने सवाल उठाए। 2015 में JCPOA समझौते से यूरेनियम संवर्धन सीमित हुआ और IAEA के निरीक्षण भी वहां पर बढ़ गए, इंस्पेक्शन वहां उनके बढ़ गए। 2018 में ट्रंप ने इससे बाहर निकल गए और कड़े प्रतिबंध इसमें लगा दिए। ट्रंप का पहला कार्यकाल जब था 2018 में अमेरिका ने इस डील से एग्जिट लिया और कड़े सैंक्शन लगा दिए। इसके जवाब में ईरान ने ब्रेकआउट टाइम, बम बनाने की अवधि कम कर दी। उन्होंने अपने प्रोग्राम को थोड़ा आगे शिफ्ट किया। 2024 में ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया। जून 2025 में इजराइल अमेरिका ने मिलकर के नतांज इस्फहान पर स्ट्राइक्स किए। IAEA ने नवंबर 2024 में 182 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम का अनुमान लगाया था और फरवरी 2026 में एक बार फिर से हमले शुरू हुए। इस पूरे कार्यक्रम ने मिडिल ईस्ट को युद्ध के कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया है। वर्तमान में स्थिति यही है। इजराइल ईरान के बीच टकराव अब बढ़ गया है, प्रॉक्सी वॉर तेज हो गए हैं। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान को हथियार मिले तो हमें भी बनाने होंगे। ईरान सऊदी कट्टर दुश्मन, एक मुल्क शिया, एक मुल्क सुन्नी, और अब सऊदी भी ये कह रहा है, उससे भी डर है कि अगर ईरान को ये हथियार मिल गए, उन्होंने ये बना लिए, तो फिर हम भी बनाएंगे। इस तरीके से मिडिल ईस्ट में ज्यादातर राष्ट्र यही दुहाई देकर के परमाणु हथियार बनाने शुरू कर देंगे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि IAEA को ईरान के स्टॉक की जगहों का पता नहीं है, जो सबसे बड़ा खतरा है। IAEA ये जानता ही नहीं, जबकि वो हर कंट्री जहां पर परमाणु हथियार है उसके बारे में पूरी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रखती है कि किसके पास कितना यूरेनियम संवर्धित है, किसके पास कितने परमाणु हथियार है, लेकिन ये ईरान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ईरान के पास अब भी यूरेनियम का एक बड़ा स्टोरेज है, जिसे IAEA अब तक खत्म नहीं कर पाया है। ईरान ने नतांज के मलबे पर भी नए अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए। ईरान के 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वैज्ञानिक कहीं भी नए प्लांट्स बना सकते हैं। इसीलिए 2025 में जब हमला हुआ था तो इन्हीं परमाणु वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया था। उस वक्त 100 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिकों को मारा गया था अमेरिका और इजराइल की तरफ से। ईरान के न्यूक्लियर संकट को लेकर भविष्य देखा जाए तो दो मुख्य रास्ते दिख रहे हैं। पहला, या तो रिजीम चेंज हो, यानी ईरानी सरकार का पतन होगा, या फिर मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी और इसमें देशों के बीच हथियारों की होड़ लगेगी और स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। हालिया इजराइल अमेरिकी स्ट्राइक्स ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन संवर्धित यूरेनियम का मटेरियल और न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स अभी भी ईरान के पास बरकरार है। इसके अलावा ओमान में चल रही डिप्लोमेटिक टॉक्स फेल हो चुकी हैं और उसके बाद जिनेवा में भी बातचीत शुरू हुई, वो भी फेल हो गई। ओमान की मध्यस्थता में ये सब कुछ हो रहा था और अब पूरी तरीके से क्षेत्रीय युद्ध की आशंका भी बढ़ गई है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ईरान जगह जगह पर हमले बढ़ा रहा है। ईरान IAEA निरीक्षण के बिना ही अपने कार्यक्रम का पुनर्निर्माण भी कर रहा है। इसके कारण ये मिडिल ईस्ट में और अधिक असुरक्षा का माहौल भी पैदा करेगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का रिजीम चेंज का आह्वान इराक को लीबिया की तरह जोखिम भरा हो सकता है, जहां सरकार गिरने से अराजकता फैल गई। मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर आर्म्स रेस का खतरा मंडरा रहा है, जहां सऊदी अरब जैसे देश भी हथियार बनाने पर उतर आए।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।